किस प्रकार कृषि क्षेत्र को और आगे ले जाया जाए, किस प्रकार किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए, इसके लिए एक कार्य योजना भी बन रही है ताकि जो योजनाएँ चल रही हैं उनका बढ़िया से कार्यान्वयन भी हो और किसानों के हित में और क्या-क्या किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने कृषि केवल फसलों के उत्पादन का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। कृषि प्रकृति का अमूल्य उपहार है और चमत्कार भी है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रकृति का उपहार है जिसके एक बीज से अनेक बीज निकलते हैं। बाकी सभी जगह हम जो प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ उसका रूप बदलता है। ये निश्चित तौर पर प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कारी उपहार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों को अन्नदाता के रूप में जो सम्मान दिया, उन्होंने ज्ञान शब्द को इससे जोड़ा, सम्मान का विषय बनाया। कृषि एक ऐसा माध्यम है जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति चारों जुड़े हुए हैं, इस पर आधारित है। आज किसान हो, किसान के परिवार हो, उसके बच्चे हो और उसके साथ काम करने वाले हमारे श्रमिक हो। आपको जान करके ये खुशी होगा कि बिहार राज्य में 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और हमारे देश का कल्चर एग्रीकल्चर पर आधारित है। 76% आबादी कृषि पर बिहार में आधारित है। 90% से ज्यादा लघु सीमांत किसान बिहार में है और बड़े सौभाग्य की बात है कि 80% जनता की सेवा का अवसर इस विभाग के माध्यम से जुड़ने का, जोड़ने का और सेवा करने का अवसर का सौभाग्य मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि जो किसानों के सपना संजोए हैं, उन सपना को साकार करने का हमें मौका दिया जा रहा है। हम उन सपना को साकार करने हेतु यथासंभव अल्प समय में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उनका सानिध्य भी प्राप्त करेंगे। पूर्व के मंत्री कल माननीय अमरेंद्र बाबू, माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय मंगल पांडे जी, सबके अनुभव को भी हम लोग संग्रहित कर गति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसान विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि देश को विकसित करना है, तो बिहार को बिना विकसित किए देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा और बिहार को विकसित करना है तो जो 80% आबादी कृषि पर आधारित है, हम कृषि क्षेत्र को विकसित करेंगे और कृषि को राज्य की मौलिक योग्यता, उन्होंने कहा कि हम तभी सपना साकार कर सकते हैं जिस पर आधारित लघु कुटीर उद्योग को हम बढ़ा सकते हैं। हम कृषि किसानों को फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर समेकित विकास सुनिश्चित करेंगे।
कृषि रोड मैप चौथा चल रहा है जो 2023 से 2028 तक चलेगा। कृषि जलवायु क्षेत्र, हम बिहार को गंगा नदी जो बिहार के लगभग बीचों बीच जाती है उसको 4 पार्ट में बांटेंगे, जो एक चंपारण का क्षेत्र है, एक पूर्णिया किशनगंज का क्षेत्र है, एक शाहाबाद पटना का क्षेत्र है और एक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर लखीसराय ये बेल्ट है। ये जलवायु पर निर्भर करता है, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है और मिट्टी का हेल्थ कार्ड भी अलग अलग उस दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से आता भी है। अब 1 करोड़ किसान पंजीकृत हैं जिसको किसान सम्मान निधि 80 लाख को जाता है। अब इन लोगों के माध्यम से हम पूरी पारदर्शिता के साथ सुलभता, सुगमता और संवाद संपर्क को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दलहन मसूर की खरीद अधिप्राप्ति इस वर्ष से की जाएगी, ये घोषणा भी हो चुका है। और दलहन क्षेत्र खास करके हमारा क्षेत्र जो है कालका बेल्ट, उसके लिए सरकार की बड़ी सजगता भी रहेगी, पूरे बिहार के लिए रहेगी। और जिसका सहकारिता विभाग और पैक्स विभाग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग ये व्यवस्था को बनाएंगे। जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, कृषक उत्पादक संगठन का एक मेला FPO 7 से 9 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, उस दिन निश्चित तौर पर हम लोग आपके साथ बैठेंगे विस्तार से। आज 6700 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 2 लाख किलोमीटर सड़क संरचनाओं की उपलब्धता राज्य में है। इन बुनियादी ढांचों की सुविधा का लाभ कृषि के तीव्र विकास में लिया जा सकता है और कृषि और कृषक को इन बुनियादी सुविधाओं से एक नई गति देने का, इसके पहले हम पथ निर्माण मंत्री थे, तो किसानों के गांव तक देश के प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, सबसे जोड़ा जा रहा है। सवाल है कि आपने पथ निर्माण मंत्री रहते हुए आपको ठेकेदारों ने और ब्यूरोक्रेट से हटवा दिया क्योंकि आपने कार्रवाई शुरू कर दिया। वहाँ एक इंजीनियर से विजय, जिसके खिलाफ आपने फाइल खोली, अब प्रमोशन रुकने के लिए फाइल को दौड़ने लगी है, क्या ये सच्चाई? देखिए, आपको हम तो कला संस्कृति मंत्री भी थे और 1 वर्ष की उपलब्धि आप लोगों को हमने बता दिया। खनन विभाग के अंदर भी अपनी उपलब्धि 1 वर्ष का बता दिया। पथ निर्माण विभाग की भी बीच बीच में प्रेस कर करके आपको उपलब्धि बताते रहे और पथ निर्माण का भी जो 1 वर्ष की हमारी उपलब्धि रही है तो आपको जानकारी दे दें कि पहले तो ये किसी की क्षमता नहीं है कि सरकार को प्रभावित कर ले। मुख्यमंत्री एसपी सिंगला ने आपको हटवा दिया, चर्चा ही है मामले में। अफगानीपुर मामले में कार्रवाई के लिए आपने फाइल बढ़ाई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 28 जनवरी को हमने पथ निर्माण विभाग में ज्वाइन किया था। 1 तारीख से विभाग को हम लोग देख रहे थे। 13 महीने में अपने कार्य को शुद्ध अंतःकरण से सम्यक निर्वहन का प्रयास हमने किया है और जो भी विभाग का कार्य था उसको बेहतर हमने किया है।
पथ निर्माण मंत्री के रूप में केंद्र सरकार से निरंतर समन्वय बनाए रखा है। पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी, पशुपतिनाथ, बैजनाथ, मोकामा, मुंगेर हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसे 1 लाख करोड़ से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया। वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पथ निर्माण विभाग से जुड़ी करीब 52,000 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित की गई। क्या विभागीय प्रक्रियाओं को मिशन मोड में करने का प्रयास किए। पथ निर्माण विभाग से जुड़े हुए सभी माननीय सांसदों, विधायकों तथा विधान पार्षदों के साथ जिलावार हमने बैठक करते हुए 2024-25 और 25-26 के लिए उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर करीब 200 योजनाओं को कार्य योजना में हमने शामिल किया है। यह प्रयास विभागीय मंत्री के रूप में पहली बार किया गया। पथ के बुनियादी ढांचों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए ओपीआरएमसी की पूर्व स्थापित व्यवस्था को आम जन से जोड़ने का प्रयास किया गया। इससे पथ संरचनाओं से जुड़ी लोक शिकायतों के रियल टाइम मॉनिटरिंग में गुणात्मक बदलाव भी आया है। साथ ही योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन में भी व्यापक सुधार हुआ है। योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमने रियल टाइम फिजिकल और डिजिटल मॉनिटरिंग, फ्लाइंग स्क्वाड का सक्रिय उपयोग, तकनीक पर्यवेक्षण की सुगम व्यवस्था भी बहाल किया और विभाग से जुड़े अभियंताओं तथा मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की दिशा में भी हमने प्रयास किया है। आपको विगत वर्ष बाढ़ के दौरान राज्य में जो आपका विषय आ रहा है कि व्यापक स्तर पर पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं संज्ञान में आई थी। इस दौरान पूरी जिम्मेवारी के साथ विभाग से जुड़ी पथ संरचनाओं का मूल्यांकन भी हमने कराया और साथ ही उम्र के हिसाब से पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड जारी करवाने का हमने व्यवस्था बनाया। पुल पुलियों के बेहतर रख रखाव के लिए पुल पुलियों के अनुरक्षण नीति हमने बनाने का कार्य शुरू किया और पथ संरचनाओं के गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निर्माण को बढ़ावा देने तथा बिना किसी पक्षपात के संवेदकों से पारदर्शी कार्य व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संवेदक नियमावली हम लाने जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि संवेदक की इतनी औकात नहीं होगा, जब संवेदक नियमावली आ जाएगा जिसका हमने पूरी तरह से तैयारी कर दिया है, अब उसको कोई बदल भी नहीं पाएंगे। सर, आपके समय जो बिल गिरा था, आपने कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ क्या? आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन आपके समय हुआ तो आपने कार्रवाई की क्या? वो सब तो आप ही निकालते हैं। आप ही ने बताया है प्रेस में ही कि ईडी किसके किसके यहाँ जांच की है। अभी खनन के अंदर में अब उतना विस्तार में जाएंगे तो फिर खनन में बैठेंगे तब। ये यहीं पर लगे, कृषि भवन में लगेगी और कृषि विभाग में आग्रह करेंगे कि जैसे आप लोगों का स्नेह बिहार सरकार को मिलती है, कृषि को हम सब की जिम्मेवारी है, हर बिहारी का जिम्मेवारी है कि इसको आगे बढ़ाएं और पूरी पारदर्शिता से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाना है तो इस कृषि विभाग को मजबूत करना हम सब की जिम्मेवारी है। धन्यवाद। अच्छा होता कि वर्तमान पथ निर्माण मंत्री से पूछते, लेकिन हमारे पीरियड का है, कल नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव जी गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे थे। हमारी तो इच्छा हुई कि सदन में उठकर उनके असली चेहरा को हम उजागर कर दें, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए हम सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, किसी भी विभाग की जिम्मेवारी
हमारी बनती है और मैं सरकार की ओर से उसकी जवाब देने के लिए जो सरकार की नीति है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग के अंदर हमने हर कदम को उठाया है। उनकी जानकारी में और उनके निर्देश पर हमने जो एक्शन लिया है, वो एक्शन की जानकारी आप लोग अगर जो बड़े व्यग्र हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ। सुन लीजिए पहले। अरे पहले नहीं, अब सुन लीजिए पहले। अगवानी पुल का इन्होंने कहा, अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल के गिरने की घटना 2 बार हुई। जांच के उपरांत पुल के डिजाइन में त्रुटि पाई गई। हमने प्रेस किया था अपने आरसीडी में, तो हमने कहा था कि 1 महीना के बाद आपको कार्रवाई दिखाई पड़ेगी और हमने कार्रवाई कर दी है। इस परियोजना से जुड़ी मूल संचिका की मांग हम 8-10 महीने से कर रहे थे, लेकिन संचिका मिल नहीं पा रही थी। कहां संचिका था ये पता नहीं चल रहा था। बड़ी मेहनत से संचिका का कुछ पार्ट हमको मिला, जो आप लोगों के प्रश्न उठाने के बाद और उक्त परियोजना से जुड़े संवेदक एसपी सिंगला के साथ राज्य के एक प्रभावी के पदाधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में भी ये मामला चला गया। तत्कालिक अपर मुख्य सचिव के प्रतिवेदन और वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षोपरांत प्रस्तुत संचिका में कार्य निर्वहन में दोषी पाया गया 2 वरीय पदाधिकारी, अभियंता तथा उप मुख्य अभियंता पर भी आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई और 3T इंजीनियर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डालने तथा परियोजनाओं से जुड़े संवेदक एसपी सिंघला को अगवानी सुल्तानपुर गंगा पुल के पुनर्निर्माण तक एजेंसी को डिबार करने हेतु आदेश हमने दे दिया। साथ ही आगे के पुनर्निर्माण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का भी हमने आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की, हमने कार्रवाई किया है। और जो नेता प्रतिपक्ष कल बोल रहे थे, लगभग 1.25 साल पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, क्यों कलम ठहरा हुआ था, क्यों एक्शन नहीं हुआ? जवाब देंगे राजद के नेता प्रतिपक्ष। विजय सिन्हा ने तो एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी किया और संवेदक को डिबार कर दिया। और एक बता दें, अभी एक उठा रहे थे 26 करोड़ के विषय को, क्या गया का, तो गया जिले में निष्पादित परियोजना में 26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के साक्ष्य मिले, जो प्रमाणित हो चुके थे। हमने एक स्पेशल कमेटी गठित कर करके झारखंड सरकार के पथ ये माइंस के सेक्रेटरी के पास भेजा था। उन्होंने जानकारी नहीं दे के 1 हफ्ते की बात किया था, जो पिछले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। लेकिन जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जांच अंतिम चरण में है। इस अनियमितता में संलिप्त संवेदक राजा कंस्ट्रक्शन तथा अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और इस मामले में राजनीति से जुड़े लोगों की ओर से अनावश्यक दबाव डालने के भी प्रयास किए गए, लेकिन विजय सिन्हा इससे प्रभावित नहीं होता है। और हमारे माननीय मंत्री आज पथ निर्माण विभाग के नितिन नवीन जी भी हमारी बातचीत हुई है। ऐसे लोग बचेंगे नहीं, जो भी
एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर पैसा उठा लिए हैं। पैसे की वसूली भी होगी और उसको ब्लैक लिस्टेड करने का भी सरकार काम करेगी, क्योंकि ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाएगा। इसमें कोई बचेंगे नहीं। और हमने उतना ही नहीं किया, जब एक जगह इस तरह की गड़बड़ी पकड़ाया तो बिहार के सभी जिले के अंदर एक्स्ट्रा कैरेज कहां इस तरह का जो 26 करोड़ का भुगतान है वो राजद के पीरियड में माननीय मंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके पीरियड में भुगतान किया गया। तो वो तमाम को हमने कहा है कि निकाले और इस पर उच्च स्तरीय जांच करा ले, क्योंकि सरकार के पैसे की लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा निर्देश दिया कि एकदम पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करूं, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन हुई। आपको कांवरिया पथ में भी एस्टीमेट में गड़बड़ी था, चालान उपलब्ध नहीं कराया गया, माइंस विभाग भी मेरे जिम्मे था, जो चालान दिया था वो गलत है, तो उस पर भी उसको ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। कांवरिया पथ का 10 वर्षों के लिए उसको काली सूची में डाला गया। विभागीय मंत्री के रूप में मेरे द्वारा योजनाओं में की तार्किकता पर भी संज्ञान लिया गया। ये बता दें कि विलंब कर करके मूल्य वृद्धि, उस पर भी हमने संज्ञान लिया है। और कई परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से मूल्य वृद्धि संवेदकों द्वारा अधिक भुगतान की मांग की जाती रही है। ईओटी के द्वारा उस पर भी हमने पिछली बैठक में चर्चा किए थे प्रेस में, और उस पर भी हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी गंभीरता से उन्होंने कहा कि हम इसको लेंगे। राज्य के राजस्व की हानि स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला है। और एक चीज और बता दें कि अभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सत्यापन के डीपीआर को पारित किए जाने की प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से अभियंता संवेदक के बीच अनैतिक गठजोड़ की ओर इशारा करता है, जिस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद उक्त प्रवृत्ति बड़े प्राक्कलन घोटाले जो उभरे उसके पहले हमने थम्स रूप से बनने वाले तमाम प्राक्कलन को कहा है कि आप इसकी विभागीय जांच करा करके पुनः मंत्री के पास उपस्थापित करें। और इस तरह से विभाग के अंदर पूरी पारदर्शिता की प्रक्रिया शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरी जानकारी में और पथ के बुनियादी ढांचों के रखरखाव को लेकर ओपीआरएमसी के पूर्व स्थापित व्यवस्था को आम जन से हमने जोड़ा है। इसके नाम पर हमने जब विजिट करने गया शेखपुरा और लखीसराय के क्षेत्र में, तो ओपीआरएमसी में भी कई गड़बड़ी मिला, उसकी भी जांच का हमने आदेश दे दिया है। और अब आम लोगों से जुड़ा है, बेहतर चलेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि पथ निर्माण विभाग में 1 वर्ष के अंदर जिस पारदर्शिता और बेहतर ढंग से नए तकनीक के रूप में काम किया गया, आज देश का विकास बिहार के विकास पर निर्भर है। और बिहार एग्रीकल्चर आधारित स्टेट है, 80% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एग्रीकल्चर की जिम्मेवारी दी है, तो उनके विश्वास पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। मन में ये भ्रम न रखें कि किसी के कहने पर और किसी के दबाव में मेरा परिवर्तन कर दिया, ये औकात किसी की नहीं है। नहीं, ये फाइल मिल नहीं रहा था,
कहीं ना कहीं समस्या थी। जो गड़बड़ करते हैं वो तो देखते हैं ना कि गड़बड़ी करेगा तो जब देखेगा कि फंस रहे हैं तो फाइल गायब कर देगा, उससे भी ज्यादा होगा तो आग लगा देगा, उससे भी ज्यादा होगा तो कुछ और नया खेल खेलेगा। ये भ्रष्ट लोग करते हैं, लेकिन सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था कि ऐसे भ्रष्टाचारी पर आप कार्रवाई कीजिए, और हमने कार्रवाई का कदम उठाया है और ये रुकेगा नहीं। ये मन में शंका कतई नहीं पालिए कि भ्रष्ट लोग बच जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री के नाते मेरी निगाह ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? कौन कौन अफसर है? विशेष डिटेल बाद में। अभी आपको खनन के अंदर भी आपने देखा है कि ईडी किस पर कार्रवाई कर रही है। आप लोग तो प्रेस में छाप ही रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो 2 स्टेट का मामला बन रहा है 26 करोड़ का। अभी उसमें एक नया प्रगति हुआ था खनन विभाग से जुड़ा हुआ, कि जो आरटीआई से मांगा गया और जो मेरे विभाग के द्वारा मांगा गया तो दे दिया कि ये चालान फर्जी है। अब बाद में वहां लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बना के एक डुप्लीकेट लेटर निकलवा करके लाया। उसी के लिए हमने सेक्रेटरी से मांगा है कि झारखंड सरकार का सेक्रेटरी लिख के दे, और तब 2 स्टेट की मामला को भारत केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। और खनन के अंदर भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार बेहतर करने के लिए अब छोटी मोटी गलती पर हम लोग बड़ी सजा नहीं देते हैं, विभागीय कार्रवाई होकर के चल जाती। वातावरण बदलना होगा। अराजकता का माहौल हर हाल में खत्म करने का मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उस निर्देश का अक्षरतः पालन होगा, ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। अब अंदर की बात नहीं बताऊंगा क्योंकि विभागीय चल रहा है। जो भ्रष्ट अफसर होंगे वो नहीं बचेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। मैं बता दिया कि अभी ये खनन से जुड़ा मामला पर ऑलरेडी चल रही है। कुछ घाटों का चलान चालू हुआ था, कुछ घाटों का खुल जाने के बाद चलान चालू नहीं हुआ। जो भी कहीं भी कोई समस्या प्रॉब्लम है, ओपीआरएमसी खनन विभाग के अंदर ही हमने चालू किया है। और जानकारी दें कि 24 आवर छुट्टी के दिन भी वो विभाग में लोग बैठते हैं। होली हो, दशहरा हो, वो चालू रहता है कंट्रोल कमांड में। कंट्रोल कमांड सेंटर में ये हमारा ऑलरेडी ड्यूटी लगता है सबका। उसका प्रॉपर हमारे सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करते हैं, डायरेक्टर के देखरेख में काम होता है। और आज आप सब प्रेस मीडिया के बंधु हैं, ईमानदारी से आप लोग से भी जानना चाहें कि बिहार के अंदर ओवरलोडिंग बंद हुआ या नहीं। मुझको जो जानकारी है कि लगभग 90-95% ओवरलोडिंग बिहार में बंद हो गया। अवैध खनन ट्रक का समाप्त हो गया। ट्रैक्टर से कुछ, हम तो एक इनाम भी घोषित किए हैं कि ट्रक वाले को बड़ी गाड़ी को पकड़वाएंगे तो 10,000 रुपया इनाम, और छोटी गाड़ी ट्रैक्टर को पकड़ाएंगे तो 5,000 इनाम। और फिर मैं कल कुछ लोगों को मुख्यमंत्री से इनाम शुरुआत करवाए थे, उसके बाद हमने भी एक बार किया था। कल खनन विभाग के अंदर भी हम इनाम कुछ लोग को और देंगे, जो बिहारी योद्धा के रूप में अवैध खनन ओवरलोडिंग के वातावरण को खत्म कर रहा है। अगर जो सरकार की मंशा साफ है, इसलिए हम खनन विभाग में सफल हुए हैं। कुछ बहुत कम मात्रा में भ्रष्ट लोग हैं जो कि गलत को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, वो सफल नहीं होंगे। वो कई तरह के बहुरचना रचेंगे।
हमारे आपके साथ रहने वाले लोगों के बीच भी भ्रम फैलाएंगे, प्रभावित करने का, बदनाम करने का प्रयास करेंगे। आज कई प्रेस मीडिया के लोगों के माध्यम से सूचना मिली कि साल भर से खनन विभाग के अंदर सब चीज ठीक चल रहा था और अभी ट्रक वाले हड़ताल कर दी क्योंकि खनन नीति खराब है। अरे भैया, खनन नीति खराब थी तो साल भर से चल कैसे रहा था? तो ये वातावरण बनाने का माफिया लोगों के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र चलेगा। विजय सिन्हा उससे न भयभीत होता है, न लोभ, न भय और न मोह। ये प्रभावित नहीं करेगा। जो सही लगेगा वह एक्शन हम अवश्य लेंगे, लिखित देंगे, तुरंत एक्शन होगा। उस पुल के निर्माण तक ही हमने दिया है। वो पुल के निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी टेंडर में वो भाग नहीं लेंगे। सर, आपके समय में भी कभी फाइल गैप हुआ है या फिर आग लगी? घटना आपके समय में हुई क्या? अभी तक तो साल भर से हमारे तीनों विभाग में तो नहीं हुआ है और मैं इसके पहले भी मंत्री थे उस समय। देखिए, ये सरकार भी बड़ी सजगता से आज हमारे कई लोग निगरानी के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी कई भ्रष्ट पदाधिकारी को पकड़े भी हैं और इस तरह के काम करने वाले पर नजर भी रख रहे हैं। बिहार अब विकसित बिहार बनाना है तो एक चीज स्पष्ट सुन लें कि करप्शन और क्राइम मुक्त बिहार के लिए सरकार संकल्पित है। करप्शन और क्राइम से बेहतर निकाल कर बिहार को हम विकसित बनाएंगे। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।